साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर करंट अफेयर अर्थात आज हम 17 जनवरी के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथियों हम इस लेक्चर में अपने वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए साथियों हमारे साथ लेक्चर में बने रहिए। देश विदेश की जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन होते हैं सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। आइए देखते हैं आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन कहाँ हुआ। वरुण क्या है? भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के मध्य क्या है? युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास है। नौसैनिक मतलब जल सेना का। कहाँ शुरू हुआ है? अभी 16 जनवरी से, कल से अर्थात 20 जनवरी तक। 20 जनवरी तक कहाँ होगा? ये होगा आपका पश्चिमी कोस्ट में, पश्चिमी तट पर ये आयोजित किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा ये? 21वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, हो रहा है। 5 देशी जो नौसेना द्वारा, दोनों के फ्रांस और भारत द्वारा ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। द्विपक्षीय युद्धाभ्यास होता है, हर साल होता है। तो इसका 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस एक वीटो पावर देश और विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? सॉरी दोस्तों, तो अभी आपको याद होगा कि नाटू नाटू गाने ने RR फिल्म ने किसने जीता? SS राजमौली की पिक्चर RR। SS राजमौली की फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। क्रिटिक्स अवार्ड 2 कैटेगरी में जीता है। एक तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग कौन सा? नाटू नाटू। इसने अभी जल्दी में इसने क्या ग्लोबल अवार्ड जीत चुका है। तो एक और एक क्रिटिक्स अवार्ड इनको मिला है। और सा क्रिटिक्स अवार्ड किस नंबर का? 28वें नंबर का आयोजन जो हुआ है संस्करण का, उसमें इसको मिला है। तो ये जो सॉरी दोस्तों, ये RR फिल्म जो है 1200 करोड़ का वैश्विक जो है 1200 करोड़ वैश्विक कमाई कर चुकी है। वैश्विक कमाई करने वाली पिक्चर है। और ये इसका नाटू नाटू जो सॉन्ग है, नाटू सॉन्ग का हिंदी रूपांतरण जो है, हिंदी रूपांतरण क्या है? नाचो नाचो। 2100 करोड़ से 21 करोड़ से अधिक लोग YouTube पर देख चुके हैं, देखे हैं। समझ लीजिए इतना पॉपुलर है। और आप ये मूवी नहीं देखें तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिमोट वोटिंग मशीन क्या है? तो अभी हाल में रिमोट वोटिंग मशीन क्या है? RVM, रिमोट वोटिंग मशीन।
ये जो है ईवीएम जो होती है जिससे वोट डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से, का मॉडिफाइड रूप है, मतलब उसको और अच्छे बनाएंगे, मॉडिफाइड रूप है। क्यों यूज की जाएगी? क्योंकि जो इलेक्शन होंगे, जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर होते हैं उनको मतदान करने के लिए ये यूज होगी। जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर होंगे उनके मतदान हेतु प्रयोग में लाई जाएगी। बहुत आसानी हो जाएगी। जो वोट नहीं डाल पाते, अपने निर्वाचन क्षेत्र दूर हो जाते या किसी तरीके से वंचित रह जाते हैं, उन प्रवासियों के लिए ये RVM का यूज होगा। तो अभी हाल ही में जल्दी में निर्वाचन आयोग ने सभी दलों की, क्षेत्रीय दलों की 57 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और आपके 10 जो है राजनीतिक जो मतलब राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका सम्मेलन बुला करके इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसलिए RVM चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल ने विशेष डूडल बनाकर किसे श्रद्धांजलि दी है? तो गूगल ने एक हमारे क्या थे, एथलीट थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम एथलीट थे, उनको जो है उनके 97 जो है उनको जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। एक विशेष डूडल बना करके, एक विशेष डूडल बनाता गूगल, उसके द्वारा उसको श्रद्धांजलि देता है। जो महान हस्तियां होती हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, जो लोग देश के नाम रोशन करते हैं, उनको गूगल क्या करता है, मरणोपरांत श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष डूडल बनाता है। तो किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया? तो एक खासाबा दादा साहेब थे। कौन थे? गूगल ने किसके लिए बनाया? नाम याद रखिएगा, खासाबा दादा साहेब। इनका जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी। कब हुआ था? 15 जनवरी 1926 में जन्म हुआ था इनका, 1926 में, और 14 अगस्त 1984 में मृत्यु हुई थी। तो खासाबा दादा साहब जो थे, इनके मरणोपरांत 1992-93 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें क्या दिया था? छत्रपति पुरस्कार दिया था। छत्रपति पुरस्कार से नवाजा था। तो इनके जन्मदिन, और ये क्या थे? ये 1952 में जो थे, 1952 में सॉरी हेलेंस्की में हुए ग्रीष्म ओलंपिक में क्या किए थे? स्वतंत्र भारत के पदक विजेता प्रथम एथलीट थे। इसलिए इनको क्या किया? गूगल ने एक विशेष डूडल बना करके इनको श्रद्धांजलि इनको अर्पित की है, इनके 97वें जन्मदिन पर। इसी बहाने महान शख्सियतों को याद किया जाता था। इनको पॉकेट डायनेमो भी कहा जाता था। पॉकेट डायनेमो मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
छोटा पैकेट बड़ा धमाका जानते हैं ना, छोटे लोग होते हैं बड़ा काम करते हैं तो लोग कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगला क्वेश्चन साथियों, डार्ट फेस्ट उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डार्ट फेस्ट, डार्ट फेस्ट पहले जान लीजिए कहाँ किया जा रहा। उत्सव क्या होता है? विभिन्न संस्कृतियों का समायोजन होता है, विभिन्न संस्कृतियों का समागम होता है। कहाँ मनाया जाता? उड़ीसा में। इस बार 15 जनवरी से 29 जनवरी तक मनाया जा रहा है और पहले दिन जो वहाँ हॉकी विश्व कप हो रहा है ना उड़ीसा में, तो वहाँ पे पहले दिन क्या किया गया? पहले दिन 16 देशों के व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया, व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। तो डार्ट फेस्ट उत्सव विभिन्न संस्कृतियों का समागम होता है और ये कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में किया गया है। और इसका क्या होता है? ये बहुत ही जितने लोग होता, पहला आयोजन इसका 2018 में हुआ था, पहला आयोजन 2018 में। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन के, डार्ट फेस्ट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा, ओडिशा लिख के आता है, ओडिशा में मनाया गया, जिसकी राजधानी ओडिशा के भुवनेश्वर है। आपका कहाँ है? ओडिशा। उड़ीसा के उत्तर में क्या है मालूम है? झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और फिर पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और फिर नीचे आपका आंध्रा है। अब अगला क्वेश्चन साथियों, यह है आपका 6, हैदराबाद के 8वें निजाम मुकर्रम जाह का निधन कहाँ हुआ? तो ये अंतिम नवाब थे हैदराबाद के। 1948 में हैदराबाद का जब भारत में विलय हुआ, उसके बाद इनके जो दादाजी थे, मतलब बाबा जिनको कहते हैं, उस्मान अली, वो 1950 से 1956 तक एक राज प्रमुख के रूप में उन्होंने काम किया। वे 7वें नवाब थे, निजाम थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1967 में। तो 1967 फरवरी में उनकी मृत्यु हुई और 6 अप्रैल 1967 को इनको क्या बनाया गया? 8वां निजाम बनाया गया। ये बहुत शौकीन थे, बहुत रईस थे। तो इनकी, लेकिन इन्होंने 5 शादियाँ की और फिर बीवियों को तलाक में जो मुआवजा देने में इनकी संपत्ति इन्होंने गंवा दी अपनी। 1980 दशक के सबसे अमीर थे। तो इनकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी? हैदराबाद के अंतिम नवाब थे, हैदराबाद के अंतिम नवाब थे। कब बने थे? 6 अप्रैल 1967 में 8वें निजाम बने, 8वें निजाम बने उस्मान अली की मृत्यु पर। इनके दादा थे उस्मान अली की मृत्यु के बाद। उस्मान अली क्या थे? 1968 में जब हैदराबाद का विलय हुआ, सैन्य कार्रवाई के बाद का विलय हुआ, ऑपरेशन पोलो किया गया ना इसको सैन्य कार्रवाई के लिए। तो क्या किया गया? तो 1950 से 1956 तक या क्या रहे, राज प्रमुख थे, राज प्रमुख के रूप में काम किया। इनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा क्या थी? अंतिम इच्छा थी कि इन्हें
भारत में खाक ए सुपुर्द किया जाए, मतलब इनका अंतिम संस्कार हो। खाक ए सुपुर्द सुपुर्द किया जाए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तुर्की इस्तांबुल में। अब वहां कैसे पहुंच गए साथियों? तो इनको 5 बीवियां थी। इनको बीवियों का शौक था, गाड़ियों का शौक था, और आधी संपत्ति इन्होंने अपनी बीवियों के मतलब तलाक दे दिया, तो उसमें उनको मुआवजा देना पड़ा, उसमें गंवा दी। 1980 दशक के भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो फिर 1990 में तलाक दे दिए अपनी रानियों को, तो उनमें इनको बहुत संपत्ति इनको अपनी गंवानी पड़ गई। तो गाड़ियों की बहुत शौकीन थे, इतने शौकीन थे, इंदिरा गांधी जी से इन्होंने क्या कहा था कि हमें यहाँ से तुर्की जाने तक परमिशन चाहिए गाड़ी से, जीप से अपनी। तो गाड़ियों और बीवियों के बहुत ही शौकीन थे। मेनली गाड़ियों को, बीवियों को तो नहीं कह सकते हैं, किसी पर्सनल लाइफ में गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। तो इनका जो है इनकी मृत्यु हो गई है इस्तांबुल, 89 वर्ष में लगभग इनकी मृत्यु हुई है। कितनी? लगभग 89 ईयर्स के थे। तो इनको खाके सुपुर्द किया जाएगा, भारत में लाया जाएगा इनका पार्थिव शरीर। अभी शनिवार को इनकी डेथ हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 9वीं और 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति पुरातत्व विभाग को सौंपी? तो किसने सौंपी है पुरातत्व विभाग को? तो एक आपने जो मंत्री हैं उन्होंने पुरातत्व विभाग को 9वीं और 10वीं शताब्दी में पल्लव काल का शासन था, पल्लव काल की मूर्तियां जो हैं उसको पुरातत्व विभाग को सौंपी, जो 2014 के बाद 229 मूर्तियां लाई गई वापस। एक तो आपको याद होगा 1998 में जो था पुराने शिव मंदिर से मूर्तियां कुछ चोरी हुई थी, वहां से इनको लाया गया। क्वेश्चन है हमारा 7th, 9वीं और 10वीं शताब्दी की मूर्तियां। तो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने जो है किसने? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राव मेघवाल। पहला क्वेश्चन का तो आंसर यही होगा, मंत्री जी ने, मेघवाल ने पुरातत्व विभाग को 7 से 9वीं शताब्दी की मूर्तियां सौंपी। पुरातत्व विभाग अपने संग्रहालय में इनको रखेगा। हुआ क्या था, ये लंबी प्रक्रिया हुई थी। 2020 में एक निजी संग्रहालय से लाया गया था इन्हें, 2020 में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद निजी संग्रहालय से लाया गया, हाल से लाया गया था। तो करीब 2014 के बाद 229 मूर्तियां जो थी वो लाई गई, और ये सब किसको सौंप दिया गया? पुरातत्व विभाग को दिया गया। 1998 में चित्तौड़ में एक शिव मंदिर था, उससे मूर्तियां चोरी हुई थी। 1998 में चित्तौड़ के, राजस्थान जानते हैं आप, वहीं पे चित्तौड़ के शिव मंदिर से पुरानी मूर्तियां चोरी हो गई थी।
उसी में नटराज की, भगवान शंकर की जो डांस नृत्य करते हुए मूर्ति है वो भी चोरी हो गई थी। तो ये जो है मूर्ति कहाँ की? पल्लव शासन काल की मूर्ति थी, पल्लव शासन काल की। अगर एक क्वेश्चन पूछता किस शासन काल की थी 7वीं से 9वीं शताब्दी की मूर्तियां, तो पल्लव शासन काल की। किसने सौंपा? अर्जुन राव मेघवाल ने। किसको सौंपा? पुरातत्व विभाग को सौंपा। और कितनी मूर्तियां लाएंगे? तो 229 मूर्तियां वापस लाई गई थी, लंबी कानूनी निजी संग्रहालय से वापस लाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपका किसने असमानता रिपोर्ट भारतीय पूरक जारी किया है? तो ऑक्सफैम ने जारी किया। किसने किया है? ऑक्सफैम ने जारी किया, एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भारत में 3% जो आबादी है, आधे से अधिक आबादी जो है उसके पास 3%, कुल संपत्ति का, भारतीय संपत्ति का 3% केवल आधे से अधिक आबादी उसमें गुजर बसर करती है। बाकी 97% जो है में जो अरबपति हैं यहाँ के, ये असमानता रिपोर्ट जारी की है। किसने? ऑक्सफैम इंडिया ने। 8वां क्वेश्चन, ऑक्सफैम ने जारी की। ऑक्सफैम क्या है? एक संगठन है, इसकी स्थापना 1946 में यूनाइटेड किंगडम में हुई, थी और मुख्यालय इसका नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में है। इसमें क्या हुआ है? विश्व आर्थिक मंच की बैठक थी, विश्व आर्थिक मंच की बैठक शुरू हुई है 16 जनवरी को, 23 के पहले दिन कहाँ हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। ये जो संगठन है विश्व आर्थिक मंच, ये स्विट्जरलैंड का ही संगठन है ये, जिसने अभी क्या जारी की थी? एक रिपोर्ट जारी की थी, जोखिम रिपोर्ट जारी की थी विश्व आर्थिक मंच ने। तो ये स्विट्जरलैंड का संगठन है, इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में ही है। तो इसकी बैठक में ऑक्सफैम ने रिपोर्ट इंडिया की प्रस्तुत की है। इसमें ये मुख्यतः बताया गया है कि इंडिया में कैसे जो अमीर लोग हैं कब्जा किए हैं। बोलते हैं कि 10 सबसे अमीर पे अगर 5% टैक्स लगा दिया जाए, इसके अनुसार क्या रिपोर्ट है? मेन रिपोर्ट बता दे रहे हैं आपको। 10 सबसे अमीर व्यक्तियों पर 5% टैक्स लगाने पर क्या हो जाएगा? जितने बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं उनको वापस लाया जा सकता है, मतलब इतना खर्चा होगा उनको लाने पढ़ाई में, वो जो है 10%, 5% लोग अमीरों पे टैक्स लगा दिया जाता है, 10 केवल अमीरों पे। 1% जो अरबपति हैं उनका 1% संपत्ति का 40% आबादी का हिस्सा है। इन्होंने दूसरा कहा कि इतनी असमानता है, 1% अरबपतियों का भारतीय है, ये सब भारतीय है। भारतीय रिपोर्ट जारी की। असमानता कितनी है? वही असमानता रिपोर्ट जारी की ऑक्सफैम ने कि अरबपतियों का 1% हिस्सा 40% आबादी के बराबर, आबादी के हिस्से के बराबर। समझ लीजिए कितनी असमानता है भारत में। और नीचे की आबादी के पास सिर्फ कितना? आधे से अधिक जो आबादी है, नीचे की 3%
उसके पास केवल कुल संपत्ति का कितना 3% है, 90% 7 तो अलग ही है। तो इन्होंने बताया कि 100 सबसे अमीर जो भारतीय हैं, 100 सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति कितनी है, कि संपत्ति 660 अरब डॉलर है, अरब डॉलर है, जिससे केंद्रीय बजट को 18 महीने फंडिंग की जा सकती है, 18 महीने फंडिंग की जा सकती है, फंडिंग की जा सकती है। ये क्वेश्चन हम क्यों पॉइंट बता रहे हैं, ये पॉइंट आपको दे देगा ट्रू फॉल्स में, एक सही बी सही, इसलिए आपको ये आने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको डेप्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसने क्या किया, और इसकी थीम जो रखी गई है, जो मीटिंग हो रही है विश्व आर्थिक मंच की, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, जो इसकी बैठक की थीम क्या थी, थीम भी पूछ लेते हैं, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ड को जोड़ना, जिसमें केंद्रीय बजट को 18 महीने फंडिंग की जा सकती है। तो इसने कुल मिला के ये बताया है कि अगर मतलब इन्होंने कहा, और अगला बताया कि अगर गौतम अडानी पे केवल गौतम अडानी की अवास्तविक लाभ जो है का अवास्तविक लाभ जो है 2017 से 21 तक, अगर देखा जाए तो इस पे एक मुश्त अगर इस पे कर लगा दिया जाए तो कितना, एक मुश्त कर लगाने से कितना, अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं। अगर उन्होंने कहा कि गौतम अडानी जो है उनकी संपत्ति 1917 से 1921 तक की संपत्ति पे अगर एक मुश्त कर लगा दिया जाए तो लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो होंगे, जो एक वर्ष तक 5 मिलियन प्राथमिक शिक्षकों को रोजगार दिया जा सकता उसके। इन्होंने कहा कि अगला पॉइंट जो है हमारा 5वां, इसने ये रिपोर्ट दी कि गौतम अडानी जो हैं, अडानी के अवास्तविक लाभ, मतलब जो शो नहीं करते हैं, अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त कर लगाने पर कितना पैसा हो जाएगा, 1.79 लाख करोड़, जो एक वर्ष तक 5 मिलियन प्राथमिक जो विद्यालय के हैं प्राथमिक शिक्षकों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त होगा, मतलब सैलरी देने के लिए पर्याप्त होगा, देने के लिए समझ लीजिए पर्याप्त होगा। तो असमानता रिपोर्ट इन्होंने कहा है कि भूमि कर, संपत्ति कर और जो है इनका विलासिता कर, ये सब कर लगाने जाने चाहिए अमीरों पे ज़्यादा, जिससे कि वो देश को लाभ हो सके, देश के उन्नत में उसको उपयोग किया जा सके, वेलफेयर में लोगों के। तो ये इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th, किसने आरोग्य मैत्री योजना की घोषणा की है, तो पीएम ने, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्या किया इन्होंने, वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट, अविकसित जो लोग हैं विकासशील देश उनको उनकी मीटिंग में ग्लोबल साउथ समिट के समापन अवसर पर क्या डिक्लेयर किया, आरोग्य मैत्री मतलब क्या है कि
संकट काल में, संकट काल में, विपदा में कोई भी प्राकृतिक विपदा होती है, कोई भी बीमारी फैलती है, कुछ रोग होता तो उसमें स्वास्थ्य सुविधा देने होते, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु किसको? विकासशील देशों, विकासशील देशों को प्रदान करने हैं। आरोग्य मैत्री को क्या किया है? मैत्री योजना की घोषणा, मतलब आरोग्य मैत्री योजना लॉन्च की कि भारत उनको विकासशील देशों को अगर कोई विपदा होती है, कोई बीमारी फैलती है तो उसमें पूरी मदद करेगा आरोग्य मैत्री योजना के द्वारा। तो आरोग्य मैत्री योजना क्या है? आप आए तो आप लिख सकते हैं कि विकासशील देशों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना। संकट काल में या कोई बीमारी फैल जाए कोरोना जैसी, तो उसमें उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से मदद करने की ये योजना है। आरोग्य मैत्री किसने लॉन्च की है? पीएम मोदी ने। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। कहाँ यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार पाया गया? तो कहाँ पाया गया है? स्वीडन में पाया गया। बहुत ज्यादा, कितना? 10 लाख टन से अधिक, 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ तत्वों का भंडार। दुर्लभ तत्वों में जैसे आपका लैथियम है, सेरियम है, प्रोजोडायमियम है, जैसे लेथेनियम, प्रोजोडायमियम, सेरियम, ये तत्व हैं 17 तत्व ऐसे दुर्लभ तत्व जो जनरली पृथ्वी में नहीं मिलते। इनका 10 लाख टन भंडार पाया गया। 10 लाख टन भंडार कहाँ? स्वीडन में। कहाँ पाया गया? स्वीडन में पाया गया। और स्वीडन में एक किरुमा क्षेत्र है। किरुमा क्षेत्र में एक यहाँ की कंपनी है LKAB। इसने क्या किया? खुदाई में। कौन सी कंपनी है? कंपनी LKAB द्वारा खनन में, द्वारा किरुमा क्षेत्र है, किरुमा क्षेत्र में खनन में पाया गया। LKAB कंपनी, ध्यान रखना, कहाँ? स्वीडन में पाया गया। कितना? 10 लाख टन भंडार और कितने? 17 दुर्लभ तत्व जैसे लेथेनियम, प्रोजामियम, सेरियम, ऐसे बहुत तत्व हैं दुर्लभ तत्व जो पृथ्वी पे जनरली नहीं मिलते हैं। उनका भंडार पाया गया है यहाँ पे स्वीडन में। तो साथियों ये रहे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा हल्का हल्का जुकाम टाइप, गले में खराश है, डोंट माइंड प्लीज। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। डेली हमारे साथ बने रहिए। हम डेली 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। उसके 10 क्वेश्चन नहीं होते, कहने को होते हैं, आपको कम से कम 30 क्वेश्चन का लाभ होता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेली आप नोट डाउन करते हैं, इसका रिवीजन करते रहते हैं, तो एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दावा है आपका जो लगभग 30% से अधिक आता है एग्जाम में, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप मिला लीजिएगा कभी। 3 महीने का करंट अफेयर मेरा हो चुका हो, पढ़ा है, आप उसको पढ़ लीजिए और आगे पढ़ते रहिए। और आगे जो आगामी एग्जाम में आएगा तो आप देख लीजिए उससे कितना आपको लाभ मिलता है। साथियों हमारे साथ बने रहिए। डेली मॉर्निंग में 25 से 30 मिनट का क्लास होता है। डिटेल करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप हमारा करंट अफेयर अवश्य देखिए। यही आपसे हमारा अनुरोध है। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है कि हमने कुछ मेहनत की है आपके लिए, तो आप प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करिए अपने साथियों को और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे वीडियो पढ़े आपको मिल जाए, आप उसका आप लाभ उठा सकें। साथियों कैलिबर अड्डा विजिट करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर का कलेक्शन है। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करें दोस्तों।
साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा की सहायता से अपने सपनों को साकार करिए और लक्ष्य के प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।